तो नमस्कार, जय पीडब्ल्यू सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूं आप सभी बिंदास होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चे, मैं सुनील कुमार यादव आपका स्काई सर एक बार दोबारा से हाजिर हूं आपके सामने इस माइंड मैप सीरीज में लेकर कंप्लीट चैप्टर दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चे, बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है और इस चैप्टर से नीट में क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आप पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि हमारी गाड़ी छूटने वाली है। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों यहां से। सबसे पहला सवाल है कि सर आप ये बताइए कि इस केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले पार्ट में डील किसके बारे में करने वाले हैं? अरे सीधी लैंग्वेज में हम बोले तो हम ये बात कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके पास सिक्रीटरी डक्ट नहीं होती, इसलिए उन्हें बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं बच्चों? डक्टलेस ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है उसे बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं उसे? हार्मोन। बच्चे, यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं, वो करते हैं हार्मोन से। किसे करते हैं? हार्मोन से। जब भी कोई पूछे कि बताओ सर हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी, तो हमने कहा कि हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन ये थी कि हार्मोन ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको प्रोड्यूस करने का काम करती है। कौन करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन प्रोड्यूस करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें डाल देती है ब्लड में, फिर ब्लड के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये किसी दूर स्थित जो टारगेट साइट थी, टारगेट ऑर्गन था जहां पे इसको क्या करना था, काम, वहां ये हार्मोन पहुंचेगा। तो हार्मोन क्या था? हमने बोला हार्मोन एक प्राइमरी मैसेंजर है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका सिक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड करती है एंड उसे रिलीज करती है ब्लड में, देन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड अप टू द डिस्टेंट टारगेट साइट, उसी को बोला हार्मोन। लेकिन ये डेफिनेशन थी पुरानी थी। क्यों थी पुरानी? बच्चे, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा स्टडी किया, ऐसा देखा कि कुछ अपने शरीर में ऐसी ग्लैंड भी है जो एंडोक्राइन नहीं है, दैट इज नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है, और वो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड भी हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो एक बड़ा फेमस सवाल पूछेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है? आपको यस ट्रू स्टेटमेंट है। अगर कोई कहे कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली, तो आप कहोगे नहीं, गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है जो हार्मोन का सिक्रीशन कर सकती है। जैसे हम बात करके चले हार्ट के बारे में, हम बात करके चले किडनी के बारे में, हम बात करें लीवर के बारे में, हम बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में, ये सारी की सारी नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी जो हार्मोन का सिक्रीशन कर सकती है। लेकिन हमारी डेफिनेशन में तो क्या था कि हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? बोलो हार्मोन तो प्रोड्यूस करती है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए हमने इस डेफिनेशन को कर दिया रिजेक्ट कि भैया हार्मोन हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करती, कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड भी हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है। और अब उन नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंसीडर करवाना था, उनसे रिलीज होने वाले मटेरियल को भी हार्मोन कहना था, इसलिए हमने हार्मोन की एक नई डेफिनेशन दी। और हार्मोन की उस नई डेफिनेशन में जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है उसमें हमने 3 पॉइंट पे फोकस किया। एक पॉइंट वर्ड था अपने पास नॉन न्यूट्रिएंट, एक पॉइंट अपने पास था इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड एक पॉइंट था ट्रेस अमाउंट। मैं एक बार पूरी डेफिनेशन को पढ़ता हूं और फिर मैं आपसे वन बाय वन करके बात करता हूं। बस ये डेफिनेशन क्या कहती है? ये डेफिनेशन कहती है कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, उन केमिकल को क्या बोलते हैं? हार्मोन। चाहे वो कहीं से भी रिलीज हो, चाहे वो कहीं से भी रिलीज हो, उन्हें क्या बोलेंगे? हार्मोन। अब सवाल था सर नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या था? ये बोला कि हार्मोन जिस भी टारगेट साइट से जाके जुड़ेगा उसे कोई नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, जो सेल हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी उसे भी कोई नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये नॉन न्यूट्रिएंट। तो सवाल था इसका काम क्या था? अरे जिस सेल से जाके जिस टारगेट साइट पे जाके हार्मोन जुड़ेगा ये उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्योंकि एक्जेक्टली में ये अपने पास है बेटा रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, ये अपने पास है क्या? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स है। पहली बात। दूसरी बात, सवाल था सर आपने बोला कि ये जो हार्मोन्स है इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंटर मतलब बिटवीन, सेलुलर का मतलब सेल और मैसेंजर का मतलब मैसेज लेके जाना, मतलब एक सेल ये एक सेल ये, तो एक सेल से मैसेज को दूसरी सेल में लेके जाने का काम करता है, मतलब दो सेल्स के बीच कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है, मैसेज पास करने का काम करता है कौन? हार्मोन, इसलिए इसको बोला इंटरसेलुलर मैसेंजर। सवाल था सर कहां करता है? बेटा एक सेल वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसे बोलते हैं सोर्स सेल। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोर्स सेल। सोर्स सेल वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है एंड टारगेट सेल वो जहां पे हार्मोन जाके जुड़ता है। दूसरी सेल कौन सी थी? दूसरी अपने पास थी टारगेट सेल। दूसरी सेल थी बच्चे अपने पास टारगेट सेल। तो हमने बोला हार्मोन क्या काम करता है? सोर्स सेल से निकलता है और निकलता हुआ कहां जाता है? टारगेट सेल पे। तो हार्मोन्स जो है वो सोर्स सेल से इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं किसके पास? टारगेट सेल के पास, इसलिए इनको बोला इंटरसेलुलर मैसेंजर। तीसरी बात, सर यहां पे लिख रखा है कि हार्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है वो ट्रेस अमाउंट में होता है। हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या होता है? ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट में क्यों? थोड़े से अमाउंट में क्यों? बेटा थोड़े से अमाउंट में इसलिए कि हार्मोन तो है छोटा पैकेज बड़ा धमाका, मतलब थोड़े से अमाउंट में ही हार्मोन जो था वो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है, इसीलिए इसको थोड़े से अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो अपने पास है वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। हार्मोन हाईली रिएक्टिव है, इसलिए थोड़े से अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है। और ये जो मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशन है ये सभी की सभी ग्लैंड्स थी, चाहे वो एंडोक्राइन हो चाहे नॉन एंडोक्राइन हो, कहीं से भी हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो ये उन हार्मोन्स को एक्सप्लेन करती है और मैं कहूं उसको जस्टिफाई करती है। चलिए भैया अपना सवाल था सर ये हार्मोन अपने पास केमिकल नेचर कैसे रखता है? मतलब ये किस नेचर का होता है? प्रोटीन नेचर का होता है, स्टेरॉइड नेचर का होता है कि कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है? कैसे नेचर है इसकी? बेटा हार्मोन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो जनरली दो नेचर शो करते हैं। पहला प्रोटीनेशियस नेचर एंड दूसरे मेरे पास स्टेरॉइड नेचर। दूसरे मेरे पास स्टेरॉइड नेचर। तो हार्मोन या तो नेचर में प्रोटीन का होगा या फिर नेचर में स्टेरॉइड का होगा। बोलो हां कि ना? अब प्रोटीनेशियस नेचर के जो हार्मोन थे उन हार्मोन्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला अपने पास है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। जब किसी हार्मोन का फॉर्मेशन अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से हो तो उसे बोलते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव। जैसे अपने पास एपिनेफ्रिन जिसको अपन बोलते हैं एड्रेनलिन, दूसरा नोरेपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं नोरेड्रेनलिन। बेटा ये दोनों के दोनों जो अपने पास हार्मोन यहां पे है इन दोनों के दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन कौन से अमीनो एसिड से हुआ? इनका हुआ टायरोसिन अमीनो एसिड से। कौन से अमीनो एसिड से? हमने बोला इनका हुआ टायरोसिन अमीनो एसिड से। चलिए भैया अपना नेक्स्ट दूसरा था आयोडोथायोनिन। आयोडोथायोनिन, आयोडोथायोनिन का सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास है वो है थायरोक्सिन। एक्जेक्टली में थायरोक्सिन हार्मोन दो फॉर्म में मिलता है, एक को बोलते हैं T4 और एक को बोलते हैं T3। T4 एंड दूसरे को बोलते हैं T3। आपको बता दूं ये है आयोडोथायोनिन, मतलब यहां पे भी टायरोसिन अमीनो एसिड से जाके जुड़ता है कौन? आयोडीन, इसीलिए इसको बोला आयोडोथायोनिन। तो आयोडोथायोनिन में कौन सा आता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो दो फॉर्म में मिलता है, एक T4 एंड दूसरी T3। चलिए भैया अपना नेक्स्ट तीसरे में अपने पास थे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। ऐसे हार्मोन जिनमें अमीनो एसिड की चेन बहुत छोटी है हमने उसको बोल दिया पेप्टाइड, जिसमें अमीनो एसिड की चेन बड़ी है उसको बोल दिया पॉलीपेप्टाइड, और जिसमें अमीनो एसिड की चेन में मोर देन 50 अमीनो एसिड आते हैं हमने उसको बोल दिया प्रोटीन। तो हमने बोला चाहे पेप्टाइड हो चाहे पॉलीपेप्टाइड हो चाहे प्रोटीन हो, हमने बोला वो सारे के सारे हार्मोन में क्या आया? इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन, थैलेमस हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन, थाइमस ग्लैंड के हार्मोन, चल भैया और पीनियल ग्लैंड के हार्मोन, ये सारे के सारे किस नेचर के हैं? पेप्टाइड है, कोई पॉलीपेप्टाइड है, कोई प्रोटीन, मतलब ये सारे कैसे हैं? प्रोटीनेशियस हार्मोन। और ये सारे के सारे इधर वाले कैसे हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। बड़े ध्यान से देखिएगा। सवाल था सर स्टेरॉइड हार्मोन में हमने किसको इंक्लूड किया? बेटा स्टेरॉइड हार्मोन में एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन जिसमें आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सारे कैसे हैं? स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में प्रेजेंट हार्मोन है, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दोनों के दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स में आते हैं, ये दोनों के दोनों किसमें आते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन्स में। ये भी कैसे? स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है जिनके बारे में हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, ये जो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है जिनके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, ये मेरे पास प्रोटीन नेचर के हार्मोन है जिनके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। यस, ये मेरे पास प्रोटीन नेचर के हार्मोन है।
ये मेरे पास प्रोटीन नेचर के हार्मोन है। हमने बोला ये स्टेरॉइड नेचर के जो हार्मोन दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, ये वाटर इनसोल्यूबल है। ये क्या अपने पास वाटर इनसोल्यूबल, जबकि ये प्रोटीनेसिस हार्मोन है, ये जनरली कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। अगर वो कहे कि सारे के सारे प्रोटीनेसिस हार्मोन वाटर सोल्यूबल है, तो आप कहोगे नहीं नहीं, अपने पास ये आयोडोथायरोनिन जो है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। मैंने बोला इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। सवाल था सर जो वाटर में सोल्यूबल नहीं तो फिर वो सोल्यूबल किसमें? बेटा ऐसे हार्मोन जो वाटर में सोल्यूबल नहीं थे उन्हें बोलते हैं फैट सोल्यूबल हार्मोन। इसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल हार्मोन। क्वेश्चन था सर, तो मोटी मोटी बात होगी कि सीधे के सीधे हमने बोल दिया, अगर कोई कहे कि सारे के सारे वाटर सोल्यूबल हार्मोन या प्रोटीनेसिस हार्मोन वाटर में सोल्यूबल, आप कहोगे नहीं, थायरोक्सिन हार्मोन एक्सेप्शन है। वो कैसा है? फैट सोल्यूबल, मतलब वो प्रोटीनेसिस नेचर का हार्मोन होने के बाद भी किसकी तरह बिहेव करेगा, काम किसकी तरह करेगा? वो करेगा स्टेरॉइड हार्मोन की तरह। चले सवाल था सर, दोनों के दोनों हार्मोन जो थे उनका काम करने का तरीका कैसा था? वो टारगेट साइट पे जाके कैसे काम कर रहे थे? वो टारगेट साइट की एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट कर रहे थे? बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन हार्मोन्स के बारे में। बच्चे प्रोटीन हार्मोन्स में सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास हमने लिया, वो लिया एफएसएच का। और हार्मोन का लिया एफएसएच का। हमने बोला ये एफएसएच हार्मोन जो था ये ओवरी में जाता है एंड ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है। किसका डेवलपमेंट करवाता है? ओवेरियन फॉलिकल का, मतलब फीमेल में प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनवाने का काम करता है। चले हमने बोला ये एफएसएच हार्मोन, और ये मेरे पास ओवरी की जो सेल थी, ओवेरियन फॉलिकल थी, उसकी सेल मेम्ब्रेन है। चले सवाल था सर एफएसएच कैसे काम करेगा? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला एफएसएच अपने पास है, वो प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। कैसा है? प्रोटीन नेचर का हार्मोन, और वो वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल। इसलिए हमने लिखा ये कैसा था? ये अपने पास हाइड्रोफिलिक। लेकिन आपको पता है किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन का मेन पार्ट होता है वो लिपिड, इसलिए सेल की सेल मेम्ब्रेन नेचर में कैसी थी? हाइड्रोफोबिक। मतलब जो ही हाइड्रोफिलिक हार्मोन सेल की सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा तो सेल की सेल मेम्ब्रेन कैसी थी? हाइड्रोफोबिक। वो सेल की सेल मेम्ब्रेन तुरंत की तुरंत कह देगी कि तू सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये कहेगा क्यों नहीं हो सकता? तेरी बात को मैं क्या? ये कहेगी हां क्योंकि तू है हाइड्रोफिलिक और मैं हूं हाइड्रोफोबिक, तो तेरा मेरा कोई मेल नहीं, इसलिए तेरी सेल में एंट्री नहीं हो सकती। तो ये बोला कि मुझे सेल को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो कहेगी बिल्कुल तू इंफॉर्मेशन दे। तेरे जुड़ने का रिसेप्टर जो है ये सेल की कहां प्रेजेंट है? सरफेस पे। सेल की कहां प्रेजेंट है? सरफेस पे। तो एग्जैक्टली में ध्यान रखना कि टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन हार्मोन के लिए होती है इम्परमिएबल। इसीलिए प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं उनके रिसेप्टर टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे रिसेप्टर जो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होते हैं उन्हें बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मतलब ये किससे जुड़ा? ये इस ग्रीन कलर के रिसेप्टर से जुड़ा, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ा। जो ही रिसेप्टर से हार्मोन जुड़ा तो अपने पास बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अरे जो ही रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना तुरंत की तुरंत सेल की सेल मेम्ब्रेन से सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज हुआ, सेल की साइटोप्लाज्म में। सेल मेम्ब्रेन से क्या रिलीज हुआ? सेकेंडरी मैसेंजर। कहां गया? सेल के साइटोप्लाज्म में। इसको हमने बोल दिया रेस्पॉन्स फर्स्ट। तो जब भी बोले कि फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या आया तो आप बोलोगे हार्मोन के जुड़ने के बाद सेल मेम्ब्रेन से सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज हुआ। किसमें रिलीज हुआ? आप कहोगे सेल के साइटोप्लाज्म में। मतलब सेकेंडरी मैसेंजर का हुआ फॉर्मेशन, और वो सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकता है? साइक्लिक एएमपी हो सकता है, कैल्शियम +2 हो सकता है, IP3 जिसको बोलते हैं आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये हो सकता है। ये अपने पास था सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गया। अब सवाल आता है सेकेंडरी मैसेंजर करेगा क्या? बच्चे इस सेल के साइटोप्लाज्म में पहले से ही प्रेजेंट है इनएक्टिव एंजाइम और इनएक्टिव प्रोटीन। ये सेकेंडरी मैसेंजर वहां जाएगा और जाके उन इनएक्टिव पड़े एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिव पड़े एंजाइम्स को क्या कर देगा? एक्टिवेट। अरे जो ही इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेट होंगे तुरंत के तुरंत सेल के अंदर क्या होने लगेगी? सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होने लगेगी, दैट इज बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आने लगा। सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन हुई और सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रही, जिसकी वजह से सेल में क्या आया? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ। क्या हुआ बेटा? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, या मैं कह दूं अपने पास आया फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। सवाल था सर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या आया? भैया इसने सेल में कुछ ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन करवा दी जिसकी वजह से सेल्स बहुत तेजी से डेवलपमेंट करे। तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या आया? डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। 1 डिग्री जो फॉलिकल थी, प्राइमरी फॉलिकल थी, वो बहुत तेजी से डेवलप होने लगी और उसने क्या बना ली? ग्राफियन फॉलिकल बना ली। ये चेंज देखने को मिला। ये किसका काम करने का तरीका था? ये काम करने का तरीका था प्रोटीन हार्मोन का। तो काम की बात यह है कि जब भी प्रोटीन हार्मोन को देखो तो याद रखना प्रोटीन हार्मोन जब भी काम करेगा तो उसमें सेकेंडरी मैसेंजर का इन्वॉल्वमेंट होगा, और मैं कहूं सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होगा। चलो भैया आगे नेक्स्ट। दूसरा अपने पास था वो था स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन था? स्टेरॉइड हार्मोन। बेटा स्टेरॉइड हार्मोन में हमने सबसे फेमस एग्जांपल लिया था, वो लिया था सेक्स स्टेरॉइड्स के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? हमने बात करी थी सेक्स स्टेरॉइड्स के बारे में। अपने पास सबसे फेमस एग्जांपल एस्ट्रोजन का। किसका? एस्ट्रोजन का। ये स्टेरॉइड हार्मोन है और स्टेरॉइड हार्मोन नेचर में कैसे? हाइड्रोफोबिक। ये मेरे पास यूट्रस की सेल से जाके जुड़ेंगे। अरे कोई सी भी सेल रहे, सेल की सेल मेम्ब्रेन हमेशा कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। तो हार्मोन भी हाइड्रोफोबिक और यूट्रस की सेल मेम्ब्रेन भी कैसी थी? हाइड्रोफोबिक। सेल की सेल मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक। तो जो ही हार्मोन आया तुरंत की तुरंत सेल मेम्ब्रेन ने देखा कि मैं भी हाइड्रोफोबिक, तू भी हाइड्रोफोबिक, तो तेरा मेरा तो मेल मिल गया, जैसा तू वैसी मैं, इसलिए तुझे सेल के अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरंत के तुरंत ये हार्मोन सेल के अंदर क्या हो गया? एंटर। तो मैं ये कह दूं कि स्टेरॉइड हार्मोन के लिए टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है क्योंकि दोनों की नेचर सेम दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक तो हो गए ना चोर से भाई, ये भी हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक हार्मोन आसानी से सेल के अंदर क्या होगा? एंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस हार्मोन का रिसेप्टर जो था वो सेल की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होगा। इस हार्मोन का रिसेप्टर तो सेल के अंदर होगा, और ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। तो इसका मतलब ये था कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो था, जो स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन था, ये सेल के अंदर आया तो इसका रिसेप्टर कहां था? सेल के अंदर। लेकिन सर सेल के अंदर तो दो जगह थी, साइटोप्लाज्म था, एक न्यूक्लियस था जिसके अंदर बड़ा न्यूक्लियस प्लाज्म। बताओ ना रिसेप्टर कहां पे? बेटा याद रखना मोस्टली हार्मोन्स के रिसेप्टर जो होते हैं वो मोस्टली रिसेप्टर जो होते हैं वो कहां होते हैं? मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। मोस्टली रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, जो किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। मतलब ये एस्ट्रोजन आया, इसका साइटोप्लाज्म रिसेप्टर नहीं था, ये तुरंत के तुरंत न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और ये चला गया न्यूक्लियस में। जो ही न्यूक्लियस में गया इसको ये न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर दिखाई दिया, ये रेड कलर वाला। ये हार्मोन आया और न्यूक्लियस में प्रोजेक्ट अपने रिसेप्टर से जुड़ा, अपने रिसेप्टर से जुड़ा। अरे जो ही रिसेप्टर से जुड़ा तो यहां पे HRC दैट इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स या रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं बन गया? ये पूरा का पूरा जीनोम है, दैट इज जेनेटिक मेटर, और ये येलो कलर की मान लिया जीन है। अब ये क्या काम किया? ये HRC जाके किसी स्पेसिफिक जीन से जुड़ा, किसी स्पेसिफिक जीन से जुड़ा, क्योंकि जैसा ही सेल के अंदर चेंज करवाना होगा वो प्रोटीन बनाने की जरूरत थी, वो प्रोटीन बनाने की जरूरत थी, तो ये इस जीन से जाके जुड़ा। जो ये जीन से जाके जुड़ा, जीन में तुरंत के तुरंत ट्रांसक्रिप्शन होने लगा और क्या बना? mRNA। ये mRNA का ट्रांसलेशन हुआ जिससे क्या बनी? प्रोटीन एंड
एंजाइम प्रोटीन और मैं कहूं एंजाइम उनका सिंथेसिस हुआ। ये प्रोटीन और एंजाइम जो था ये सेल के साइटोप्लाज्म में गया एंड इसने जाके क्या करवाया, हमने बोला सेल के साइटोप्लाज्म में बना प्रोटीन एंड एंजाइम कहां बना सेल के साइटोप्लाज्म में, और इसने क्या करवाया किसी ना किसी टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन करवाई। जब बायोकेमिकल रिएक्शन हुई तो बायोकेमिकल रिस्पांस आया, लगातार बायोकेमिकल रिएक्शन होती हुई रही, उसकी वजह से क्या आया दोस्तों, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आया। और रिस्पांस क्या आया, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस ये था कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम की सेल बहुत तेजी से डिवीजन कर रही थी, जिससे यूट्रस की एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो हमने बोला फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आया तो क्या आया, तो हमने बोला उसमें हुआ प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये क्या था, ये था फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। चलिए मैं याद की बात करें दोस्त तो कह दूं मैं सीधा सा कि जब भी स्टेरॉइड हार्मोन काम करेगा उसमें सेकेंडरी मैसेंजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पहली बात। जबकि जब भी प्रोटीन हार्मोन काम करेगा उसमें सेकेंडरी मैसेंजर का इन्वॉल्वमेंट होगा। प्रोटीन हार्मोन पहले से बने बनाए एंजाइम को एक्टिवेट करवा के अपना काम करता है, जबकि ये जीन पे जाता है और जीन से नई प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस करवाता है, तब जाके इसका रिस्पांस आता है। चलो मैं आगे, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत, यस क्लियर है, थोड़ा अपना आगे बढ़ते हैं। सर आप हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताइए। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में। बेटा आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और ये हाइपोथैलेमस जो है ये फोरब्रेन एंड डायनसिफेलोन का बेसल पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं एक्जेक्टली में उनका सिंथेसिस करती है न्यूरॉन। कौन करती है, न्यूरॉन। और सारे हार्मोन कैसे, प्रोटीन नेचर के। और आपको पता है कि न्यूरॉन में प्रोटीन का सिंथेसिस करते थे निसल ग्रैन्यूल्स, और निसल ग्रैन्यूल्स दो ही जगह पे प्रेजेंट थे, या तो थे साइटोन में या थे डेंड्राइट्स में, लेकिन ज्यादा अमाउंट में कहां पे, साइटोन में। इसलिए सबसे ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस और हार्मोन का सिंथेसिस कहां पे होने के चांस, साइटोन में होने के चांस। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया ये हाइपोथैलेमस है। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। और नीचे ये मेरे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से। किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से। चलिए भैया, अब ह्यूमन बीइंग की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें क्लियरली हमें दो पार्ट दिखाई देते हैं। कितने पार्ट दिखाई देते हैं, दो पार्ट। एक पार्ट को अपन बोलते हैं एंटीरियर लोब एंड दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। एक को बोलते हैं एंटीरियर लोब या मैं कहता हूं एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरे को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब या मैं कहता हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलिए भैया हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला सबसे पहले हमने बात की हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ये न्यूरॉन थी, न्यूरॉन का ये साइटोन पार्ट था, और मैंने बोला हाइपोथैलेमस के हार्मोन प्रोटीन नेचर के हार्मोन है, तो उन हार्मोन का सिंथेसिस मेनली कहां पे होगा, साइटोन में। तो मैं कह दूं साइटोन वो साइट थी इस न्यूरॉन की जहां पे हार्मोन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। जहां पे हार्मोन का क्या होता है, सिंथेसिस, साइटोन में हार्मोन बन गया। जो साइटोन में यहां पे हार्मोन बना उन हार्मोन को हमने बोला बेटा क्या, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। क्या बोल दिया उनको, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। चले तो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन का सिंथेसिस कहां हुआ, हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन के साइटोन पार्ट में। अब साइटोन में ये आर फॉर रिलीजिंग एंड आई फॉर इनहिबिटरी हार्मोन बने, यहां से इस न्यूरॉन के एक्सोन से होते हुए ये साइनेप्टिक नोड में पहुंचे। कौन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। कहां पहुंचे, साइनेप्टिक नोड में पहुंचे। चले अब यहां पे साइनेप्टिक नोड में गए और ये हार्मोन को रिलीज कर दिया गया। वो रिलीज कर दिया गया ब्लड में। किस रिलीज कर दिया गया, ब्लड में। ये जो ब्लड था ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें हार्मोन को रिलीज कर दिया गया। ये जो ब्लड जो था जिसमें हार्मोन को रिलीज किया गया, इस ब्लड को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में लेके आने का काम करती है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। तो जब भी पूछे बताओ रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन को किस में रिलीज किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, किस में रिलीज किया जाता है, आप कहोगे हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, दैट इज पोर्टल सर्कुलेशन में भेजा जाता है। और इस पोर्टल वेन से होते हुए ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन कहां पहुंचे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचे। कहां पहुंचे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचे। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके ये उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो मैं सीधा कह दूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में होती है, किसके कंट्रोल में होती है, आप कहोगे सर हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन के कंट्रोल में होती है। जब भी कोई रिलीजिंग हार्मोन आएगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि तू हार्मोन का सिंथेसिस कर, उसका सिक्रीशन कर, और जब भी कोई इनहिबिटरी हार्मोन आएगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि तू हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर, इनहिबिट कर। चलिए अपना आगे नेक्स्ट दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आपको एक और न्यूरॉन दिखाई दे, ये बड़ी सी न्यूरॉन। अब देखिए ये न्यूरॉन जो थी ये न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट, और हमने बोला कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन कैसे, प्रोटीन नेचर के हार्मोन और प्रोटीन का नेचर के हार्मोन के सिंथेसिस की मेन साइट कौन सी है, साइटोन। यहां पे ये साइटोन थी, ये दो हार्मोन का सिंथेसिस करती है। कितने हार्मोन का, हमने बोला दोस्तों दो हार्मोन का। एक हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन एंड दूसरे को बोलते हैं एडीएच, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत तरीके से पढ़ा था इसके बारे में, दैट इज एडीएच हार्मोन। इन दोनों का सिंथेसिस किसने किया, सिंथेसिस किसने किया, साइटोन में। अरे साइटोन में ये दोनों के दोनों हार्मोन बने, और बन के ये हार्मोन एक्सोन के थ्रू पहुंचे बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में, ये लीजिए। और इस लास्ट वाले पार्ट में आके ये हार्मोन्स हो गए स्टोर। तो जब भी पूछे कि बताओ हार्मोन का सिंथेसिस कहां होता है, आपको हाइपोथैलेमस में, ये हार्मोन जाके कहां स्टोर हुए, आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हुए। कहां पे, क्या न्यूरॉन से बाहर निकले ना, न्यूरॉन के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोड या बोलते हैं हिरिंग बॉडी। तो मैं ये कह दूं कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन थे जिनका सिंथेसिस हुआ, वो कहां पे हुआ, हाइपोथैलेमस में, और जाके स्टोर कहां पे हुए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहां पे, न्यूरॉन के लास्ट पार्ट दैट इज साइनेप्टिक नोड या हिरिंग बॉडी में। तो जब भी बोले कि बताओ हिरिंग बॉडी एंड साइनेप्टिक नोड क्या काम करते हैं, तो आप कहोगे ये दोनों, ये हिरिंग बॉडी और साइनेप्टिक नोड यहां पर एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को स्टोर करने का काम करती है। सवाल था सर ये बताओ ये एक्सोन वाला जो पार्ट था, इस एक्सोन वाले पार्ट का क्या काम था। बेटा आप देख रहे हो साइटोन में जो हार्मोन बना था उसको साइनेप्टिक नोड हिरिंग बॉडी तक, क्या मैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक लेके कौन आया, एक्सोन। जबकि यहां पे कौन लेके आया था, पोर्टल सर्कुलेशन। तो एक्सोन का क्या काम हुआ, इसका काम हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन का ट्रांसपोर्टेशन किया, किसने किया, एक्सोन ने किया। चलिए भैया अब बड़े ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को तो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा, अपने रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन के द्वारा। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, आप कहोगे उसको भी हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है। भाई साहब यहां से सीधी की सीधी न्यूरॉन कहां आ रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ रही है। तो मैं कह दूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है, और हाइपोथैलेमस किसके थ्रू कंट्रोल करता है, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, दैट इज न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस में है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो मैं आगे, यहां की बात क्लियर है, यस। अब बात सर ये तो आपने बताई हाइपोथैलेमस के बारे में बात, अब आप हमें बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात। बच्चे मैंने आपसे कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये एक बहुत छोटी सी ग्लैंड है, हां कि ना। हमारे शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल। ये हमारे क्रेनियम बॉक्स की एक बोन थी जिसको बोलते हैं स्फिनोइड बोन। कौन सी बोन, स्फिनोइड बोन। उस स्फिनोइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका कैविटी। तो ये स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है कौन सी बोन, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस इनफंडिबुलम नाम की स्ट्रक्चर के थ्रू किससे जुड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस से। किसके थ्रू, थ्रू ए स्टॉक जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। बेटा मैमल्स में देखेंगे तो मैमल्स की पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी उस पिट्यूटरी ग्लैंड में टोटल मिलाकर 3 लोब्स है। कितने लोब्स है, 3 लोब है। पहला लोब जिसको हमने बोल दिया पोस्टीरियर लोब, क्या बोल दिया, पोस्टीरियर लोब, इसको बोलते हैं पॉर्स नर्वोसा। दूसरा मिडिल लोब जिसको अपन बोलते हैं पॉर्स इंटरमीडिया, एंड तीसरा एंटीरियर लोब जिसको बोलते हैं पॉर्स डिस्टलिस। तो कितने लोब होते हैं मैमल्स की पिट्यूटरी ग्लैंड में, 3। पोस्टीरियर लोब, पॉर्स नर्वोसा, मिडिल लोब, पॉर्स इंटरमीडिया एंड एंटीरियर लोब, पॉर्स डिस्टलिस। इन 3 लोब से मिलकर बनी है, क्या बनी है, मैमल्स की पिट्यूटरी ग्लैंड। चले
अब होता यह है कि एंटीरियर लोब एंड मिडिल लोब दैट इज पोस्ट डिस्टलिस एंड पोस्ट इंटरमीडिया इन दोनों को मिला के बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, क्या बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड ये इन्फेंटिबुलम एंड पोस्टीरियर लोब इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो मैं कह दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? दो पार्ट में। एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ध्यान रखना जब भी पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा पार्ट कौन सा, तो ध्यान रखना एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का अबाउट 75% पार्ट है, दैट इज बड़ा पार्ट है, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का लगभग 25% पार्ट है, दैट इज छोटा पार्ट है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में कहानी अलग है। क्या है बेटा? ह्यूमन बीइंग के केस में ये पोस्ट इंटरमीडिया है, ये जाके मर्ज हो गया, किसके साथ मर्ज हो गया? पोस्ट डिस्टलिस के साथ। किसके साथ? पोस्ट डिस्टलिस के साथ। तो एनसीईआरटी माता क्या बोली? एनसीईआरटी माता बोली कि ह्यूमन पोस्ट इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पोस्ट डिस्टलिस, ऑलमोस्ट मर्ज विद पोस्ट डिस्टलिस। तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि जब ये पोस्ट इंटरमीडिया पोस्ट डिस्टलिस के साथ लगभग मर्ज हो चुका है, तो अब ये दोनों के दोनों एक ही दिखाई दिए और इन दोनों को मिला के बोल देते हैं एंटीरियर लोब। तो कहने का मतलब हम ह्यूमन बीइंग की पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब दिखाई देंगे? दो, एक एंटीरियर लोब है, दूसरा पोस्टीरियर लोब। दोस्तों यहां पे ये जो दिखाई गई है ये ह्यूमन बीइंग की पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है, जिसमें ये एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। चले सवाल था सर, आपने ये वाली कहानी बताई कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि 75% पार्ट है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर लोब वाला पार्ट था जो कि लगभग 25% पार्ट है। फिर आपने बताया कि मैमल्स में देखोगे तो मैमल्स में एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट, पोस्ट डिस्टलिस एंड पोस्ट इंटरमीडिया, जबकि ह्यूमन बीइंग में एडिनो हाइपोफाइसिस जो था उसमें केवल और केवल एक ही पार्ट था, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्ट डिस्टलिस एंड पोस्ट इंटरमीडिया दोनों आपस में मर्ज हो चुके थे। सवाल था सर, आप ये बताइए कि अगर हम मैमल्स के बेसिस पे बात करके चले तो पोस्ट डिस्टलिस से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं एंड पोस्ट इंटरमीडिया से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं? बड़े ध्यान से देखना बच्चे। पोस्ट डिस्टलिस से टोटल मिला के 6 अलग-अलग टाइप के हार्मोन निकलते हैं। कितने? 6। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा एफएसएच हार्मोन, तीसरा एलएच हार्मोन, चौथा टीएसएच हार्मोन, पांचवा एसीटीएच हार्मोन, छठा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 6 हार्मोन कहां से निकलते हैं? वो निकलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस से। जो अपने ये वो 6 हार्मोन कहां से निकलते हैं? सॉरी, पोस्ट डिस्टलिस जिसको बोला एंटीरियर पिट्यूटरी से। पोस्ट इंटरमीडिया दैट इज मिडिल लोब से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एमएसएच। क्या बोलते हैं? एमएसएच। ये एमएसएच कहां से निकलता है? मिडिल लोब से निकलता है। चले अपन बात करते हैं पोस्टीरियर लोब के बारे में। ध्यान रखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब जो होता है उसमें कोई भी हार्मोन नहीं बनता, उसमें किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता। इसलिए हमने बोला कि इसमें हार्मोन सिंथेसिस क्या होता है? एब्सेंट। तो ये क्या काम करता है? अरे ये तो हाइपोथैलेमस का चमचा है। क्या हाइपोथैलेमस का चमचा क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस के एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को अपने अंदर स्टोर करता है, और जब हाइपोथैलेमस कहता है कि हार्मोन की जरूरत है तो इनको ब्लड में डाल दे, तो ये उनको ब्लड में रिलीज कर देता है। लेकिन इसकी औकात इतनी नहीं है कि ये हार्मोन का सिंथेसिस कर पाए, इतनी औकात इसकी नहीं है। इसका काम है केवल हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करना एंड उनका सिक्रीशन करना, सिंथेसिस करने की औकात नहीं है। और सिक्रीशन भी कब करेगा? जब हाइपोथैलेमस कहेगा। जब तक उसका हुक्म नहीं आएगा तब तक ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएगा। चले इसकी फाइल तो करीबन हम बात करते हैं यहाँ पे, अपन वन बाय वन करके बात करते हैं। कहानी शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे एमएसएच से। बेटा एमएसएच को बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैमल्स में देखें तो ये पोस्ट इंटरमीडिया से सीक्रेट होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में पोस्ट इंटरमीडिया किसका पार्ट? पोस्ट डिस्टलिस के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए ह्यूमन बीइंग में एमएसएच का सीक्रेशन एंटीरियर लोब से होता है। कहां से होता है? एंटीरियर लोब से। सवाल था सर, ये एमएसएच क्या काम करता है? बेटा ये एमएसएच जो था ये हमारी स्किन में पाई जाती है मिलेनोसाइट सेल, और वो मिलेनोसाइट सेल सिंथेसिस करती है मिलेनिन पिगमेंट का, और वो मिलेनिन पिगमेंट ही हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। तो मैं कह दूं कि एमएसएच स्किन की मिलेनोसाइट सेल से जुड़ के मिलेनिन पिगमेंट का सिंथेसिस करवाता है, जिससे ये क्या काम करता है? स्किन को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, दैट इज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए रिस्पांसिबल है कौन? एमएसएच। बात कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सामने वो बात करते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में। बेटा प्रोलैक्टिन जो है ये ऐसा हार्मोन था जो मेमरी ग्लैंड के पास जाएगा और मेमरी ग्लैंड में मिल्क के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला था एसीटीएच। एसीटीएच की फुल फॉर्म है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये हार्मोन जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट में जाएगा और उस कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करेगा किसके लिए? और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। अब एड्रिनल के कोर्टेक्स से मेनली हार्मोन कौन से निकल रहे थे? मिनरलोकोर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकोर्टिकॉइड। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब भी एसीटीएच जाके जुड़ता है तो एड्रिनल कोर्टेक्स से जो मेनली रिलीज होता है वो रिलीज होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड। तो मैं कह दूं एसीटीएच एड्रिनल कोर्टेक्स से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है? मेनली ग्लूकोकोर्टिकॉइड करवाता है। नेक्स्ट अगला मेरे पास है टीएसएच। बेटा टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और उससे कहेगा कि तू थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या कर? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कर। वो कौन करवाएगा? वो करवाएगा टीएसएच। चले अब अपने पास बच गया जीएच, एफएसएच एंड एलएच। मैं आपको बता देता हूं कि इन एफएसएच एंड एलएच दोनों को मिलाकर अपन बोल देते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। इनको बोल देते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। एंड ये ग्रोथ हार्मोन जो है इसी का दूसरा नाम है एचटीएच, दैट इज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। चले ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले कहानी सुनाता हूं आपको किसके बारे में? ग्रोथ हार्मोन के बारे में। बेटा हमने बोला था कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन आते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं। चले हमने बोला हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन है जीएचआरएच, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आया और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या कहा कि तू ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कर। इसने ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन किया और ये ग्रोथ हार्मोन जाके दो जगह पे काम करता है। इसकी टारगेट साइट कितनी है? दो। ये हमारे स्केलेटन सिस्टम पे काम करता है। जब स्केलेटन सिस्टम पे काम करेगा तो इलोंगेशन ऑफ बोन होगा, एंड दूसरा विसरल ऑर्गन्स पे काम करेगा तो विसरल ऑर्गन्स बॉडी के अंदर के ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। मतलब इन दोनों जगह पे काम करके मोटा-मोटा क्या करवाता है? ये अपने पास बॉडी ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पांसिबल, बॉडी ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पांसिबल है। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। चले बड़े ध्यान से देखना। सवाल था सर अगर किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, और किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या हुआ? ज्यादा। जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन। तो हमने बोला हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच। सबसे पहले चाइल्डहुड स्टेज में। बेटा अगर किसी बच्चे में, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो उस बच्चे की बॉडी की ग्रोथ क्या होगी? बहुत बहुत ज्यादा। और बॉडी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वो दूर से जाइंट की तरह दिखाई देगा, एक राक्षस की तरह दिखाई देगा। तो मैंने बोला कि बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो बॉडी की ग्रोथ ज्यादा, तो वो कैसा दिखाई देगा? दैट इज जाइंट लाइक अपीयरेंस आएगी। और इसीलिए हमने बोला कि बच्चे में ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से जो कंडीशन आती है उस कंडीशन को बोलते हैं जाइगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जाइगेंटिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन का बच्चे में ज्यादा सिक्रेशन होगा क्या होगा? जाइगेंटिज्म, जिससे बॉडी की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो जाइंट के जैसा दिखाई देगा। चले बोला कि सर मान लीजिए किसी एडल्ट पर्सन में ऐसा हो जाए तो बेटा अगर एडल्ट पर्सन में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो एडल्ट में ग्रोथ का सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो हमने देखा कि एडल्ट पर्सन के फेस वाले पार्ट की कुछ बोन्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, कुछ बोन्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। जैसे लोअर जॉ की बोन थी, लोअर जॉ की बोन क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोन। तो हमने बोला कि ग्रोथ ऑफ सम फेशियल बोन, कुछ फेशियल बोन की ग्रोथ क्या हो जाएगी ज्यादा? कौन सी बोन? मैंडिबल, दैट इज लोअर जॉ की बोन। लोअर जॉ की बोन बढ़ गई तो लंबी वाली बोन किसकी होती है? गोरिल्ला की। तो चांद सा मुखड़ा जो तुम्हारा था वो गोरिल्ला जैसा दिखाई दिया। तो हमने बोला किसकी जैसी अपीयरेंस आई? हमने बोला गोरिल्ला जैसी अपीयरेंस आई। और इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमीगेली। क्या बोलते हैं? एक्रोमीगेली। तो जब भी बोले कि एक्रोमीगेली कब कंडीशन आई तो आपने कहा जब एडल्टहुड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो फेशियल बोन में लोअर जॉ की बोन की ग्रोथ ज्यादा
हो गई और आदमी कैसा दिखाई देने लगा, उसका चांद बढ़ा, गोरिल्ला जैसा दिखाई देने लगा, इसलिए इसको बोल दिया एक्रोमेगेली। अब सवाल था सर ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रीशन कम हो, हमको बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन, कम को क्या बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। और एनसीईआरटी मात्रा है दोस्तों, केवल चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बात कर रखी है। तो बोला कि अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो, हमने कहा बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो जो कंडीशन आएगी उसे बोलेंगे एटिल्यूसिस। क्या बोलेंगे? एटिल्यूसिस। सवाल था सर इस एटिल्यूसिस में क्या होगा? बच्चे ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो हमने बोला जब ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है, बॉडी की ग्रोथ करवा रहा था, अरे ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो बच्चे की बॉडी की ग्रोथ भी क्या हुई? कम, और बॉडी की बहुत कम ग्रोथ हुई, इसको बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ। और ऐसे बच्चे रह गए बोने, दैट इज डॉर्फिज्म। ये डॉर्फिज्म किसकी वजह से आई? पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रीशन की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। जैसे वो सर्कस के बोने जिनको बोलते हैं मिजेटो सर्कस, वो एग्जैक्टली में पिट्यूटरी डॉर्फिज्म का एग्जांपल है। डॉर्फिज्म जो थी वो तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आती थी, उसको बोलते थे अपन थायराइड डॉर्फिज्म, दैट इज क्रेटिनिज्म। लेकिन यहां पे आई थी अपने पास ग्रोथ हार्मोन की कमी से, इसलिए इसको बोल दिया पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। चले नेक्स्ट। अगला हार्मोन मेरे पास था गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जिसमें हमने बात किया था एफएसएच एंड एलएच के बारे में। बेटा एफएसएच की फुल फॉर्म आपको पता होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एलएच की फुल फॉर्म थी ल्यूसीनाइजिंग हार्मोन, ल्यूसीनाइजिंग हार्मोन। अब सवाल था सर इन दोनों का क्या काम था? बेटा ये दोनों के दोनों हार्मोन जो थे ये गोनैड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे थे। किसको? गोनैड्स को, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे थे, इसलिए इनको बोला गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। सवाल था सर ये मेल में क्या काम करते हैं? बेटा मेल में एफएसएच क्या काम करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। मेल में एलएच क्या काम करता है? बेटा मेल में इस एलएच का ही दूसरा नाम है आईसीएसएच, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एग्जैक्टली में ये इंटरस्टिशियल सेल दैट इज लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है और फिर लेडिंग सेल सीक्रेट करती है एंड्रोजन्स, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है कौन? एलएच। किसमें? मेल में। सवाल था सर ये दोनों हार्मोन फीमेल में क्या काम करेंगे? बेटा एफएसएच फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनवाने का काम कौन करता है? एफएसएच करता है। सवाल था सर एलएच क्या काम करता है? बेटा जब फॉलिकल मैच्योर हो गई, ग्राफियन फॉलिकल बन गई, तो ओव्यूलेशन कौन करवाएगा? एलएच करवाएगा। फिर जो बचा हुआ पार्ट था उससे कॉर्पस ल्यूटियम कौन बनवाएगा? एलएच बनवाएगा। उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन रखेगा? एलएच रखेगा। तो ये तीनों के तीनों काम किसके? एलएच के। ओव्यूलेशन भी यही करवाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन भी यही करवाएगा, और फिर उस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी यही रखेगा। अगर एलएच का लेवल कम होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाएगा। चलिए भैया बनागे तो यहां पे जाके दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड हुई पूरी। हम अगली ग्लैंड पे चलते हैं जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। बच्चे पीनियल ग्लैंड जो है एनसीईआरटी मात्रा कहती है कि हमारे फोर ब्रेन की डोर्सल सरफेस पे लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है? फोर ब्रेन की डोर्सल सरफेस पे लोकेटेड है। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन। अब सवाल तो यही था कि सर ये मेलेटोनिन हार्मोन जो था ये पीनियल ग्लैंड से निकला, ये क्या काम करेगा? बेटा इसकी कहानी थोड़ी अजीब है। एग्जैक्टली में पीनियल ग्लैंड एक लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है। जब दिन होता है मतलब तेज लाइट होती है तो इस ग्लैंड की एक्टिविटी होती है कम, मतलब मेलेटोनिन का सीक्रेशन क्या होता है? कम। और जब रात होती है दैट इज डार्क होता है तो पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी होती है ज्यादा, मतलब मेलेटोनिन का सीक्रेशन होता है ज्यादा। चले तो ये ग्लैंड जो थी ये ग्लैंड या मैं कहूं इसका मेलेटोनिन हार्मोन सबसे पहले हमारी नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, हमारे सोने और जागने की साइकिल को मेंटेन रखने का काम, या हमारी 24 आवर्स की रिदम को या मैं कहूं डायurnal रिदम को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? मेलेटोनिन करता है। नेक्स्ट, ये मेलेटोनिन हार्मोन जो था ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। कैसे? ये हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो थी उसको घटाने का काम करता है। नेक्स्ट, तीसरा इन्फ्लुएंस डिफेंस कैपेबिलिटी, ये हमारी बॉडी की डिफेंस कैपेबिलिटी को भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? बेटा ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बॉडी की इम्यूनिटी जो थी डिफेंस कैपेबिलिटी उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। इट मेंटेन्स बॉडी टेंपरेचर। अगर बॉडी का टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसे नॉर्मल करना पड़ेगा। तो एक्जैक्टली में ये बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन रखता है। कैसे? बढ़े हुए टेंपरेचर को घटा के और नॉर्मल लेके आने का काम करता है। नेक्स्ट, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेटा ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट भी करता है। कैसे? बच्चे याद करो हमने बोला कि ये हार्मोन जो था ये हमारे 24 आवर्स रिदम और साइकिल को मेंटेन करने का और रेगुलेट करने का काम करता है। आपको पता है कि फीमेल में लगभग 12-13 साल की एज में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, जिसे बोलते हैं मीनार के। तो 12-13 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में नहीं आने देता। कौन नहीं आने देता? मेलेटोनिन नहीं आने देता। तो कहने का मतलब कि 12-13 साल की एज में प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो मेलेटोनिन कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन के पिगमेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। सवाल था सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि अपने पास एमएसएच हार्मोन जो था पिट्यूटरी ग्लैंड का वो भी तो स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट कर रहा था। इन दोनों में क्या फर्क है? बेटा ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, दैट इज एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। सवाल था सर कैसे? भैया अपने पास ये स्किन अपने पास है, मैंने बोला डार्क स्किन, ये अपने पास स्किन है, ये अपने पास लाइट स्किन, ये अपने पास लाइट स्किन। एक्जेक्टली में डार्क स्किन जो थी उस डार्क स्किन को लाइट स्किन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मेलेटोनिन। डार्क स्किन से लाइट स्किन बनाने का काम कौन करता है? मेलेटोनिन। और इस लाइट स्किन से डार्क स्किन बनाने का काम कौन करता है? एमएसएच। तो कह दूं मैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, विरुद्ध काम करते हैं। और ऐसे हार्मोन जो अपोजिट काम करते हैं उनको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। चलिए भैया पीनियल ग्लैंड खलास। अगली ग्लैंड की बात करते हैं। अगली ग्लैंड अपने पास बेटा थायराइड ग्लैंड, बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे। थायराइड ग्लैंड जो है ये एक्जेक्टली अपने पास बाई लोब ग्लैंड है, इसमें कितने लोब्स हैं? 2। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड भी कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स जो होते हैं वो टेक या के दोनों तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, जो रेड कलर से मार्क किए, ये अपने पास क्या है? 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। और यही इस ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट है। कैसा पार्ट है? ग्लैंडुलर। सर इस ग्लैंडुलर पार्ट का मतलब क्या है? बच्चे एक्जेक्टली में ये जो पार्ट है इस ग्लैंड का ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से बना हुआ है और इसी ग्लैंडुलर पार्ट का काम है हार्मोन सिक्रीशन। यही पार्ट हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इन दोनों लोब्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं स्टेमस। क्या बोलते हैं? स्टेमस। ध्यान रखना ये स्टेमस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई स्ट्रक्चर है और कैसी होती है? नॉन ग्लैंडुलर, मतलब ये कभी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं कर सकती। तो जब भी पूछे कि बताओ थायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, आप कहोगे 2 लोब से बनी और दोनों लोब कहां प्रेजेंट है? टेक या के दोनों साइड प्रेजेंट है। दोनों लोब्स को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर स्टेमस किससे बनी? कहोगे कनेक्टिव टिश्यू से बनी। क्या स्टेमस हार्मोन का सिक्रीशन कर सकती है? आप कहोगे नहीं। ठीक है जी। अब सवाल था सर अगर हम इस थायराइड ग्लैंड के एक लोब को ले और उसको काट के देखें तो बताओ वो अंदर से कैसा दिखाई देगा? बेटा वो अंदर से ऐसा दिखाई देगा। एक्जेक्टली में ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड में अपने पास 2 रीजन आपको दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगी थायराइड फॉलिकल, एक तो दिखाई देगी थायराइड फॉलिकल एंड दूसरा दिखाई देगा स्ट्रोमल टिश्यू। दूसरा क्या दिखाई देगा? स्ट्रोमल टिश्यू। हमने जब इस थायराइड फॉलिकल को देखा तो क्या देखा? ये थायराइड फॉलिकल अंदर से खोखली दैट इज होलो एंड इनकी वॉल का फॉर्मेशन करने वाली जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की सेल्स है उन सेल्स को अपन बोल के चलते हैं बेटा फॉलिकुलर सेल्स। कौन सी सेल्स? फॉलिकुलर सेल्स। तो मैं कह दूं कि थायराइड की फॉलिकल में प्रेजेंट वॉल में प्रेजेंट सेल्स को कौन सी सेल बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल्स। एक्जेक्टली में पिट्यूटरी ग्लैंड का टीएसएच हार्मोन आता है, वो इन फॉलिकुलर सेल से जुड़ता है। तो ये फॉलिकुलर सेल ही सिक्रीट करती है कौन सा हार्मोन? आपको थायरोक्सिन हार्मोन। याद रखना ये थायरोक्सिन हार्मोन था आयोडोथायरोनिन, जिसमें आयोडीन प्रेजेंट था। तो मैं ये कह दूं कि इस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए I2 एसेंशियल है। इसके लिए आयोडीन दैट इज I2 क्या है? एसेंशियल है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी रही या आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। तो थायरोक्सिन किससे बनाया? फॉलिकुलर सेल किसकी सहायता से बनाया? आयोडीन की सहायता से। बिना आयोडीन के थायरोक्सिन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अभी थायरोक्सिन हार्मोन की 2 फॉर्म है, एक है T3
और एक T4। बेटा T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायोनिन, मतलब आयोडीन कितने 3, एंड T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायोनिन, मतलब उसमें आयोडीन कितने 4। और ध्यान रखना जो थायरोक्सिन है उस थायरोक्सिन का 80% पार्ट जो है वो तो T4 की फॉर्म में है और 20% पार्ट जो है वो T3 की फॉर्म में। सवाल था सर हम अगर बोले कि थायरोक्सिन हार्मोन है तो हम क्या माने उसको? थायरोक्सिन हार्मोन अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या माने? बेटा ध्यान रखना जनरली इस T4 को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। जनरली T4 को क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। चले तो थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी सेल बनाया था? फॉलिकुलर सेल। चले जनरली थायरोक्सिन किसको बोलते हैं? T4 को। अब ध्यान रखना ये फॉलिकल्स की जो कैविटी है उन फॉलिकल्स की कैविटी में ही इस थायरोक्सिन हार्मोन को स्टोर कर लिया जाता है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है फॉलिकल्स के बीच में ये क्या था? ये मेरे पास स्टोर्ड थायरोक्सिन हार्मोन। क्या था? स्टोर्ड थायरोक्सिन हार्मोन। तो जब भी पूछे कि क्या थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को स्टोर कर सकती है आपको? यस। कहां पे? थायराइड फॉलिकल में। और किस फॉर्म में? ध्यान रखना ये मेरे पास है, ये अपने पास है इनएक्टिव फॉर्म। ये अपने पास इनएक्टिव फॉर्म। तो ध्यान रखना थायराइड ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो अपने ही हार्मोन को स्टोर करती है। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। कहां पे? थायराइड वेसिकल में। तो ये बात याद रखना। चलिए जी अपना आगे नेक्स्ट। अब यहां पे आपको ब्लू ब्लू कलर की सेल दिखाई दे रही है जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। इन सेल्स को बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। बच्चे पैराफोलिकुलर सेल्स भी एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, या मैं कहूं कैल्सिटोनिन हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीसीटी। ये टीसीटी एग्जैक्टली में ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने में, या मैं कहूं बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। सवाल था सर ये कैसे हेल्प करता है? बच्चे ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या काम करता है? ये ब्लड में से कैल्शियम को लेके जाता है किसमें? बोन में। तो हमने बोला ये क्या काम करेगा? ये लीजिए अपने पास यहां पे है ब्लड, यहां पे अपने पास है बोन। तो जब भी पूछे बताओ टीसीटी क्या काम करेगा, तो आप कहोगे ब्लड में से कैल्शियम आयंस को कहां लेके जाएगा? टीसीटी ब्लड में से बोन में लेके जाएगा। मतलब ब्लड में तो कैल्शियम लेवल घटाता है और बोन में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, मतलब बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रहा है कौन? टीसीटी, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। चलिए तो थायरोकैल्सिटोनिन का तो फंक्शन हुआ तो कंप्लीट, लेकिन हमें बात करनी है किसके बारे में? थायरोक्सिन के बारे में। चलो देखो जी हमने एनसीईआरटी माता से बिल्कुल चिपक के बात करी, एक भी वर्ड एनसीईआरटी से बाहर लेके ध्यान से सुनिएगा। वो थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? हमने बोला थायरोक्सिन हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को बढ़ाता है जिससे फुल मेटल का ऑक्सीडेशन क्या हो ज्यादा से ज्यादा, और जब फुल मेटल का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। तो मैं ये कह दूं कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? कैलोरीजेनिक हार्मोन। चले नेक्स्ट। हमने बोला ये हार्मोन जो था ये मेटाबॉलिज्म करवाता है तो किसका करवाता है? हमने बोला मेटाबॉलिज्म किसका करवाएगा? कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, इन्हीं का मेटाबॉलिज्म करवाने का काम कर रहा है। चलिए भैया आगे नेक्स्ट। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल में नेफ्रॉन में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला कि ये किसमें हेल्प करता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हेल्प करता है। चले नेक्स्ट। मैंने अभी बोला था कि थायरोक्सिन हार्मोन भी ग्रोथ हार्मोन की तरह बॉडी की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, मतलब बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे ग्रोथ हार्मोन की जब बच्चे में कमी हुई थी तो डॉर्फिज्म आ गई थी, ऐसे ही अगर बच्चे में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो भी डॉर्फिज्म आएगी, जिसे अपन बोलेंगे थायराइड डॉर्फिज्म या क्रेटिनिज्म। चले फीमेल में ये हार्मोन जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। सवाल था कैसे? बेटा ऐसा नोटिस किया गया कि एक एडल्ट फीमेल में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, इसलिए हमने बोला कि पक्का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा ये हार्मोन जो होता है ये आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा? आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करता है? रेड बोन मैरो। तो ये भी रेड बोन मैरो पे काम करता है और आरबीसी का प्रोडक्शन करवाता है। थायरोक्सिन के अलावा और भी हार्मोन है जो आरबीसी का प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। सवाल था सर कौन कौन से? भाई साहब पहला एरिथ्रोपोएटिन, दूसरा यहां पे आ गया थायरोक्सिन, तीसरा एड्रेनालिन, चौथा कोर्टिसोल एंड पांचवा टेस्टोस्टेरोन। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है जो कि नीट में पूछ के पूछी हुई है या घुमा फिरा के आपसे सवाल करेगा। यही नीट 2023 का क्वेश्चन आने वाला है। यहां से देख लो तो हल्के में रहता है भी, बड़ी ही कंसेप्चुअल बात है कि कौन कौन से हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी लिस्ट में लिखती है। चलिए नेक्स्ट सवाल सर अब बताइए हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हमने भाई हाइपोथायराइडिज्म जब भी पूछे तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि थायरोक्सिन का सिक्रीशन क्या हुआ? थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन जो था वो क्या हुआ बेटा? कम हुआ, उसी को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। सवाल था सर इसमें हुआ क्या? बेटा इसमें पहला केस था जिसको अपन बोलते हैं सिंपल गोइटर या जनरली इसको बोलते हैं गोइटर। गोइटर में क्या होता है? जब किसी पर्सन में आयोडीन की कमी होती है, क्या होती है? आयोडीन की कमी, तो सिंपल गोइटर होता है। तो सिंपल गोइटर होता है। सवाल था कैसे? याद करो मैंने आपको बोला था कि थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन जरूरी है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन भी कम अमाउंट में बनेगा, थायरोक्सिन भी कम अमाउंट में बनेगा। तो ध्यान रखना जब भी किसी पर्सन में आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन कम बनता है तो उस एब्नॉर्मलिटी को बोलते हैं सिंपल गोइटर या मैं कह दूं गोइटर, और इसमें उसकी नेक वाले पार्ट में सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड का साइज हो जाता है बड़ा, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है। सवाल था सर क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? हां यहां पे थायराइड ग्लैंड की कोई गलती नहीं है, गलती तो उस पर्सन की है जो ऐसी डाइट नहीं ले रहा जिसमें कि ऐसी डाइट नहीं ले पा रहा जिसमें कि आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में हो। अरे हां कि ना, अगर आप उस पर्सन को आयोडीन रिच डाइट देंगे तो दोबारा से ये प्रॉब्लम जो थी क्या हो जाएगी? सही, और उसमें सही अमाउंट में थायरोक्सिन का बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी नेक्स्ट। दूसरी कंडीशन थी जिसको हमने बोला क्रेटिनिज्म। बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात। सवाल था सर क्रेटिनिज्म में क्या होता है? बेटा क्रेटिनिज्म जो था ये एग्जैक्टली में या तो ये कह दे कि अगर चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे में थायरोक्सिन हार्मोन का कम सिक्रीशन हो या फीटल स्टेज में मदर की बॉडी में थायरोक्सिन का कम सिक्रीशन हो। तो अगर फीटल स्टेज में मदर की बॉडी में थायरोक्सिन का कम सिक्रीशन होगा तो भी ध्यान रखना फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा वो होगा बहुत बहुत कम। वो क्या होगा? बहुत बहुत कम। चले तो सवाल था सर इसमें क्या हुआ? बेटा हमने बोला इन दोनों ही केस में क्या होगा कि चाहे जन्म के बाद बच्चे में कम हो, चाहे फीटल स्टेज में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन मदर में कम हो, दोनों ही केस में अपने पास बच्चे की बॉडी की ग्रोथ क्या होगी? कम, जिसको अपन बोलेंगे स्टंटेड ग्रोथ। मतलब बच्चा कैसा रह जाएगा? बोला। और ये जो स्टंटेड ग्रोथ है जो बोला था वो किसकी कमी से था? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, इसलिए हम इसको बोलते हैं थायराइड डॉर्फिज्म। अब ये थायराइड डॉर्फिज्म मतलब ऐसे बोने बच्चे जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बोने रह गए उन्हें बोलते हैं क्रेटिन, उन्हें बोलते हैं क्रेटिन। इन क्रेटिन बच्चों की खास बात क्या थी? ये उनका ऊपरी माला जो होता है वो खाली होता है, मतलब मेंटल रिटार्डनेस वाली कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है? मेंटल रिटार्डनेस वाली कंडीशन। जब ऊपरी माला खाली है तो आईक्यू भी क्या होगा? बहुत बहुत कम। इनकी स्किन जो थी वो थिक होगी, रफ होगी, मतलब स्किन भी क्या होगी? एब्नॉर्मल। इन बंदों को सुनाई देने में भी दिक्कत होगी और बोलने में भी दिक्कत होगी, मतलब डेफ एंड म्यूटिज्म वाले सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। कब? जब थायरोक्सिन का सिक्रीशन कम हो। कब? या तो चाइल्डहुड स्टेज में या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर में। चलिए भैया अपना नेक्स्ट। हमने बोला अपन बात कर रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। नाम ये हाइपरथायराइडिज्म मतलब यहां पे क्या होगा? थायरोक्सिन
हार्मोन जो था उसका सिक्रीशन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे भाई थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन तो ज्यादा तब हो जब फोलिकुलर सेल्स के नंबर ज्यादा हो, और फोलिकुलर सेल के नंबर ज्यादा कब होंगे, जब थायराइड ग्लैंड का साइज क्या होगा, बड़ा। तो ध्यान रखना हाइपरथायराइडिज्म वाले केस में थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है। इसीलिए हमने बोला थायरोक्सिन सिक्रीशन जो था वो थायरोक्सिन सिक्रीशन भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। जब थायरोक्सिन सिक्रीशन बढ़ जाता है तो आंखों के आईबॉल के पीछे एबनॉर्मली फैट का डिपोजिशन होने लगा, जिससे आईबॉल जो था वो उभर के बाहर आ गया, ऐसा लगा जैसे आंख निकल के गिरने वाली है। इसको हमने बोल दिया प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, पहली बात। दूसरी बात, हमने बोला थायरोक्सिन ज्यादा आया तो शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, हार्ट बीट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, और फूड मेटल का ऑक्सीडेशन बढ़ा। जब फूड मेटल ज्यादा टूटने लगा तो वेट लॉस होने लगा, फूड मेटल ज्यादा टूटने लगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगी, तो हमने बोला स्वेटिंग ज्यादा आने लगी, फूड मेटल का ऑक्सीडेशन ज्यादा होने लगा, हीट प्रोडक्शन खूब सारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। जब एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब पर्सन में ये हाइपर एक्टिवनेस दैट इज अलर्टनेस बट बढ़ी, दैट इज रेस्टलेसनेस वाली कंडीशन आई। अब वो चैन से कतई नहीं बैठेगा। चले इसी को अपन बोलते हैं एक्सोथैल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज। लेकिन एक बात थी सर, ये तो अपने आप ही हमने बोला ऐसी कंडीशन थी जब थायराइड ग्लैंड का साइज क्या होगा, बड़ा, या और किसी वजह से भी थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो सकता है। हां बेटा, कई बार देखा गया कि थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर और नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो गया, ट्यूमर और नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो गया, मतलब थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया। और जब थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर डेवलप हुआ, नोड्यूल्स डेवलप हुआ, तो हमने बोला साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड जो था वो क्या होने लगा भाई, सब बढ़ गया, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हुआ। हां, जब साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड बढ़ गया तो सीधी सी बात है थायरोक्सिन सिक्रीशन भी क्या हुआ, वो भी बेटा बढ़ गया। अरे हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर बन जाएगा, नोड्यूल्स बन जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, तो वो भी किसमें काउंट होगा, हाइपरथायराइडिज्म में ही काउंट होगा। चले एनसीईआरटी माता ने यहीं तक की बात कर रखी दोस्त। यस, नेक्स्ट अगली ग्लैंड मेरे पास पैराथायराइड ग्लैंड। सवाल था सर ये पैराथायराइड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा, ये थायराइड ग्लैंड थी और ये थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब की पिछली सरफेस पे, दैट इज थायराइड ग्लैंड की डोर्सल सरफेस पे हर एक लोब में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड है, वन पेयर पैराथायराइड ग्लैंड है। एक लोब में दो, वन पेयर, दूसरे लोब में दो, वन पेयर, तो टोटल मिला के पैराथायराइड ग्लैंड कितने पेयर हुई, दो पेयर। कहां पर प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड की डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। अब सवाल ये था कि सर ये पैराथायराइड ग्लैंड थी, ये क्या काम करती है बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन, जिसको क्या बोलते हैं पैराथॉर्मोन, और वो पैराथॉर्मोन भी बॉडी में और ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सवाल था सर बताओ ना वो कैसे कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखता है बेटा, वो जो हार्मोन था वो बिल्कुल इस टीसीटी के अपोजिट काम करता है, टीसीटी के अपोजिट काम करता है, टीसीटी के अपोजिट काम करता है। टीसीटी क्या कर रहा था भैया, ये टीसीटी की क्या कहानी थी, हमने बोला कि ये अपने पास था ब्लड, ये अपने पास थी बोन। हमने कहा था कि जब भी टीसीटी आएगा तो ये टीसीटी क्या काम करेगा, हमने बोला जब भी टीसीटी आएगा तो टीसीटी कैल्शियम आयंस को ब्लड से कहां ले जाएगा, बोन में ले जाएगा, मतलब ब्लड में कैल्शियम घटाएगा और बोन में कैल्शियम बढ़ाएगा। अब पूछेगा कि पैराथॉर्मोन क्या काम करेगा बेटा, ये बोन में से कैल्शियम आयन को निकाल के बाहर लाएगा, कौन, पीटीएच, और कहां डालेगा, ब्लड में, मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा और बोन में कैल्शियम का लेवल घटाने का काम करेगा, कौन, पीटीएच। तो ये कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, इसलिए कैसे हार्मोन हुए बेटा, एंटागोनिस्टिक हार्मोन हुए। सवाल था सर आप ये बताइए कि ये दोनों हार्मोन कैसे काम करेंगे बेटा, जो ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल लेवल से नीचे होगा तुरंत के तुरंत पैराथायराइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन सिक्रीशन शुरू कर देगी, और जो ही एक नॉर्मल लेवल से ऊपर कैल्शियम जाएगा तुरंत के तुरंत ही थायराइड ग्लैंड से टीसीटी सिक्रीशन होगा और पीटीएच का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बंद। अब कंडीशन क्या थी, मान लीजिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से नीचे गिर गया, नीचे गिरते तुरंत के तुरंत पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हुई और उसने पीटीएच दैट इज पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन क्या कर दिया, शुरू। अब ये पैराथॉर्मोन तीन तरीके से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाने की कोशिश करेगा। सबसे पहला तरीका कि ये जाएगा बोन में, कहां जाएगा, बोन में, और आपको पता है बोन का मैट्रिक्स जो था उस मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सोर्स अबंडेंटली प्रेजेंट है, तो ये जाएगा और बोन में प्रेजेंट ओस्टियोक्लास्ट सेल जो कि बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल थी उनको कर देगा एक्टिवेट। जो ही ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट होगी वो बोन के मैट्रिक्स में प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट उनको बहुत तेजी से तोड़ने लगेगा। अरे जो ही ये कैल्शियम फॉस्फेट को तोड़ेगा तो कैल्शियम प्लस फॉस्फेट अलग अलग होगा, होगा, और वो जो फ्री कैल्शियम बनाया उस फ्री कैल्शियम जो था वो बोन से निकल के कहां जाएगा, ब्लड में। जब फ्री कैल्शियम बोन से निकल के ब्लड में आया तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ गया। पहला तरीका था। दूसरा तरीका था अपने पास, ये क्या काम करेगा, ये हार्मोन नेफ्रॉन पे काम करेगा और नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन करवाएगा, नेफ्रॉन में किसका एब्जॉर्प्शन करवाएगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। अरे नेफ्रॉन में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हुआ तो एब्जॉर्ब होकर कैल्शियम कहां गया, ब्लड में, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। दूसरी अप्रोच थी। तीसरी अप्रोच, ये हार्मोन क्या काम करेगा, ये किडनी को स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा बेटा, ये किडनी को स्टिमुलेट करेगा और किडनी से एक हार्मोन सीक्रेट करवाएगा जिसको बोलते हैं कैल्सिट्रियोल। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाएगा, कैल्सिट्रियोल। ये कैल्सिट्रियोल क्या काम करता है कि हम डाइट के थ्रू जो कैल्शियम ले रहे हैं उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैल्शियम का क्या करवाएगा, एब्जॉर्प्शन, और वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा, ब्लड में, और इस तरह से ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या होगा, इंक्रीज। तो इन तीन तरीके से ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली ग्लैंड मेरे पास थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, एनसीईआरटी माता क्या कहती है कि थाइमस ग्लैंड भी एक लोब्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, हमने बोला ये ग्रीन वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये थाइमस ग्लैंड है, और ये कैसी ग्लैंड है, हमने बोला ये भी अपने पास लोब्ड ग्लैंड है, दैट इज इसमें भी लोब्स प्रेजेंट है। और थाइमस ग्लैंड में कितने लोब प्रेजेंट, दो लोब प्रेजेंट। कितने लोब प्रेजेंट है, दो लोब। सवाल था थाइमस ग्लैंड कहां लोकेटेड होती है, हमने कहा थाइमस ग्लैंड दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होती है, और दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं बेटा मेडियस्टिनम। क्या बोलते हैं, मेडियस्टिनम। सवाल था दोनों लंग्स के बीच में तो है, लेकिन कहां है बेटा, ये स्टर्नम के तो पीछे, दैट इज स्टर्नम की तो डोर्सल सरफेस पे, एंड हार्ट और एओर्टा के आगे, दैट इज हार्ट और एओर्टा की वेंट्रल सरफेस पे। तो मैं ये कह दूं कि थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एट द डोर्सल सरफेस ऑफ स्टर्नम एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ एओर्टा। वो कौन सी ग्लैंड थी, वो थी थाइमस ग्लैंड। चले अब ये थाइमस ग्लैंड जो थी एग्जैक्टली में थाइमस ग्लैंड एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। कैसा है बेटा, हमने बोला ये अपने पास है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है मतलब यहीं पे टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन होता है, इसीलिए थाइमस ग्लैंड को बोलते हैं थ्रोन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, या मैं कहूं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। चले थाइमस ग्लैंड को थ्रोन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स किसको बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड को। इस थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन ही थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट्स जो किसके लिए रिस्पांसिबल है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पांसिबल है। इन टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन करवाने के लिए जिम्मेदार है, और यही था जो कि बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल को स्टिमुलेट कर रहा था, किसके लिए, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। तो जब भी पूछे कि क्या थाइमोसिन हार्मोन बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट कर सकता है, तो आपको हां कर सकता है। चलिए भैया आगे, अब बड़ी ध्यान से ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चे। थाइमस ग्लैंड जो है इसका मैक्सिमम साइज जो होता है वो होता है जब बच्चा जन्म लेता है तब, मतलब बच्चे के जन्म के टाइम इसका साइज होता है
सबसे बड़ा धीरे 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 इसका साइज रिड्यूस होता जाएगा। एक ओल्ड पर्सन में देखोगे तो ओल्ड पर्सन में ये थाइमस ग्लैंड डीजनरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। कैसी फॉर्म में? डीजनरेटेड फॉर्म में। जब थाइमस ग्लैंड ये डीजनरेटेड फॉर्म में है तो थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन भी नहीं हो पाएगा, और जब थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा तो टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन भी प्रभावित होगा, प्लस बी सेल से एंटीबॉडी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था वो भी प्रभावित होगा। होगा नहीं होगा? दोनों क्या होंगे? घटेंगे। अरे दोनों घटेंगे तभी तो एक बुजुर्ग आदमी, एक ओल्ड पर्सन की इम्यूनिटी क्या होती है? बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम। ठीक है जी, ये कहानी हमने सुनाई किसके बारे में? थाइमस ग्लैंड के बारे में। अगले ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। उस ग्लैंड का नाम है बेटा एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। अब बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये एड्रिनल ग्लैंड अपने पास एक ऐसी ग्लैंड थी, एड्रिनल ग्लैंड अपने पास एक ऐसी ग्लैंड थी जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड है। ये ब्लू कलर वाला क्या था? किडनी। इसके ऊपर लोकेटेड ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। हर एक किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड है। तो हमने बोला एड्रिनल ग्लैंड हर एक किडनी के ऊपर लोकेटेड है, तो किडनी कितनी? दो। तो एड्रिनल ग्लैंड कितनी? दो। तो मैं कह दूं जब भी कोई पूछे एड्रिनल ग्लैंड कितनी, तो मैं कह दूं ये दो होती है, दैट इज वन पेयर होती है। ईच किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है वन एड्रिनल ग्लैंड। किडनी दो तो एड्रिनल ग्लैंड भी दो। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लोकेटेड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। तो जब भी बोले कोई बताओ सुप्रारीनल ग्लैंड कौन सी ग्लैंड को? आप कहोगे एड्रिनल ग्लैंड को। क्यों? क्योंकि ये किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। चलो भी हम आगे अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम इस एड्रिनल ग्लैंड को निकाले और चेक करके देखें तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर का टिश्यू है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ये एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है ये ओरिजिन में मेसोडर्मल होता है। कैसा होता है? मेसोडर्मल। और ये लगभग 40 से 50 स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन सीक्रेट करता है, और उन हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम बोल के चलते हैं कोर्टिकोइड्स। क्या बोल के चलते हैं? कोर्टिकोइड्स। तो जब भी कोई कहे कोर्टिकोइड्स क्या है तो आप कहना ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कोर्टेक्स। उन हार्मोन्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कोर्टिकोइड्स। नेक्स्ट, इसका मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला इस एड्रिनल ग्लैंड का छोटा सा सेंट्रल पार्ट है, और इसका ओरिजिन जो होता है वो एक्टोडर्म से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म से। यहां से अमीनो एसिड डेरिवेटिव दैट इज प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो अपने पास कितने हैं? दो। एक तो एड्रेनलिन जिसको अपन बोलते हैं एपिनेफ्रिन, दूसरा नोरएड्रेनलिन जिसका दूसरा नाम है नोरएपिनेफ्रिन, और इन दोनों को मिला के एक साथ बोलते हैं कैटेकोलेमिन। क्या बोलते हैं? कैटेकोलेमिन। बेटा एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन जो होते हैं वो स्ट्रेस के समय और इमरजेंसी सिचुएशन में सीक्रेट होते हैं, इसलिए एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन को अपन बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स और इमरजेंसी हार्मोन्स। ये किसी भी पर्सन को फियर, फाइट, फ्लाइट इन तीनों ही केसेस को फेस करने के लिए रेडी करते हैं, इसलिए एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन को बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन कह दो, स्ट्रेस हार्मोन कह दो, फाइट फ्लाइट हार्मोन कह दो, कैटेकोलेमिन कह दो, वो सब किसके नाम? एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन के नाम। चलिए भी अपना आगे बड़े ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कोर्टेक्स के बारे में। बच्चे हमने बोला कोर्टेक्स का ओरिजिन मेसोडर्मल था, यहां से निकलने वाले हार्मोन क्या थे? कोर्टिकोइड्स थे। मेडुला एक्टोडर्मल ओरिजिन का था, यहां से निकलने वाले हार्मोन जो थे वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन थे, दैट इज प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन थे। अब एड्रिनल कोर्टेक्स को जब स्टडी किया तो पता चला एड्रिनल कोर्टेक्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे बाहर वाला पार्ट कोर्टेक्स का उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ये सबसे बाहर वाला पार्ट है। मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर वाला पार्ट जो बिल्कुल मेडुला के कांटेक्ट में होता है उसे बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। उसे क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलरिस। ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन हार्मोन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। यहां से कई सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। सवाल था सर इन हार्मोन्स को मिनरेलोकोर्टिकोइड्स क्यों बोला? बेटा कोर्टिकोइड्स तो कौन से हार्मोन थे? स्टेरॉइड हार्मोन। कोर्टेक्स मिनरेलो क्यों बोला? मिनरेलो मतलब मिनरल्स। एक्जेक्टली ये हार्मोन्स जो थे ये बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स बैलेंसिंग के लिए रिस्पांसिबल थे, या मैं कह दूं बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होते थे, इसीलिए हमने इनको बोल दिया मिनरेलोकोर्टिकोइड। और इन मिनरेलोकोर्टिकोइड में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो मेरे पास है एल्डोस्टेरोन। यही अपने पास है बेटा मेन हार्मोन। यही अपने पास कौन सा है? मेन हार्मोन। चलिए आगे नेक्स्ट, मिडिल पार्ट ऑफ कोर्टेक्स को बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। ये मिडिल पार्ट है एंड कोर्टेक्स का सबसे बड़ा पार्ट है। यहां से निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। यहां से निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। यार कोर्टिकोइड्स तो कोर्टेक्स के हार्मोन थे, ग्लूको का क्या मतलब? ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। एक्जेक्टली में जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उन हार्मोन्स को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और उन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में मेन हार्मोन कौन सा है? आप कहोगे सर मेन हार्मोन अपने पास है वो है कोर्टिसोल। नेक्स्ट, जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस सबसे अंदर वाला पार्ट है, यहां से सेक्स स्टेरॉइड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सेक्स स्टेरॉइड्स। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन, मेल का टेस्टोस्टेरोन सेक्स स्टेरॉइड है, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेक्स स्टेरॉइड्स है। अब मेल का जो एंड्रोजन है दैट इज एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है। ये एंड्रोजन क्या काम करता है? ये गोनाड्स के अराउंड हेयर डेवलप करता है, जिन्हें बोलते हैं प्यूबिक हेयर, उनकी ग्रोथ करवाता है। अंडर आर्म्स हेयर्स का डेवलपमेंट करवाता है, जिनको बोलते हैं एक्सियल हेयर्स। ये फेस पे हेयर्स दैट इज मुस्टैच एंड बियर्ड डेवलप करवाने का काम करता है, वो कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। तो प्यूबर्टी वाली स्टेज में आफ्टर प्यूबर्टी मुस्टैच दैट इज फेस पे हेयर डेवलपमेंट होना, अंडर आर्म एक्सियल हेयर्स का डेवलपमेंट होना, गोनाड्स के अराउंड प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना, वो सब कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन करवाता है। और वो कहां से सीक्रेट हो रहा है? मेनली वो उस टाइम पे सीक्रेट हो रहा है जोना रेटिकुलरिस से। ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का बड़ा सा सोर्स क्या था? लेडी सेल्स, जो मेल में थी। चले नेक्स्ट, अब वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात शुरू करी, वो बात करी मिनरेलोकोर्टिकोइड में। मैंने बोला मिनरेलोकोर्टिकोइड में सबसे मेन हार्मोन कौन सा? एल्डोस्टेरोन। सवाल था सर एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? बड़े ध्यान से देखना बेटा, एल्डोस्टेरोन जो था ये डीसीटी में वाटर एंड सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन करवाता है। वाटर एंड सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन करवाता है कहां पे? डीसीटी में। दूसरा क्या काम करता है? ब्लड में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट K+, H+ एंड फोस्फेट को जीएफ में डालने का काम करता है। मतलब ये एक्सक्रीशन करवाता है किसका? K+ का, H+ का एंड फोस्फेट का। इनका क्या करता है? एक्सक्रीशन। मतलब ब्लड में Na+ के अमाउंट को बढ़ाता है एंड K+, H+ एंड फोस्फेट को घटाने का काम करता है। कौन? मिनरेलोकोर्टिकोइड दैट इज एल्डोस्टेरोन। अब इससे क्या फायदा था? इससे फायदा था ये ब्लड की या बॉडी के फ्लूइड की ओस्मोलरिटी को मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये वाटर एंड Na+ का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, Na+ ओस्मोलरिटी मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा है। वाटर जो था ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने का भी तो काम कर रहा है, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। तो हमने कहा कि इसके यही काम है जो आपको याद रखने हैं। चलिए दूसरा था ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे काम मैंने मैंने दी। सबसे पहले ग्लूकोकोर्टिकोइड है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, मतलब अमीनो एसिड और फैटी एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करता है? कोर्टिसोल। जब हमें मुसीबत में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आएगी? एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी किसी नई चीज से, दैट इज फैटी एसिड अमीनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराती है। वो काम किसने किया? कोर्टिसोल ने किया, पहली बात। अरे दूसरा काम क्या करता है? ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया तो कैसा हुआ? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। कैसा हुआ? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। नेक्स्ट तीसरा ये लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब लिपो मतलब लिपिड, लाइसिस का मतलब तोड़ना, ये लिपिड को तोड़ने का काम करता है। एंड प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियो का मतलब प्रोटीन, और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाने का काम करता है। नेक्स्ट ये क्या काम करता है? ये बेटा ये क्या काम करता है? ये ब्लड में अमीनो एसिड का लेवल बढ़ाने का काम करता है। ब्लड में अमीनो एसिड का लेवल बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? ये सेल्स में अमीनो एसिड की एंटी एंड सेल्स में अमीनो एसिड की यूज को क्या कर देगा? कम। इसीलिए एनसीईआरटी माता ने बोला इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। चले उसके अलावा ये कोर्टिसोल जो है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दैट इज हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है एंड हमारी किडनी के फंक्शन को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है।
चले अब कुछ बेहतरीन बातें जो एनसीईआरटी ने नहीं दी। पहला, ये जो था ये एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक हार्मोन। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक बड़ा फेमस सवाल पूछा जाता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो होस्ट पर्सन था उसे कौन सा हार्मोन दिया जाता है। तो आप कहोगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट होने से बचाना है तो हमें होस्ट के इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा। तो उसे दिया जाता है कोर्टिसोल, क्योंकि कोर्टिसोल एक इम्यूनो सप्रेसर हार्मोन है। साइक्लोस्पोरिन एक तो देती है और दूसरा क्या दे सकते हैं, कोर्टिसोल, क्योंकि कोर्टिसोल एक इम्यूनो सप्रेसर हार्मोन है जो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी कर देता है सप्रेस, जिससे ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के रिजेक्ट होने के चांस क्या होंगे, बहुत बहुत कम। नेक्स्ट, वो पूछेगा सर एड्रेनल के कोर्टेक्स के जो हार्मोन थे अगर उनका सिक्रीशन कम हो जाए तो उनके कम सिक्रीशन की वजह से कौन सी बीमारी हो जाएगी। बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन के हाइपो सिक्रीशन की वजह से एडिशन रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, एडिशन डिजीज हो जाएगी। किससे, मिनरलोकोर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकोर्टिकॉइड के कम सिक्रीशन की वजह से। अब मेनली एनसीईआरटी ने बात कर रखी है किसके बारे में, ग्लूकोकोर्टिकॉइड के बारे में। वो बोला जो ही ग्लूकोकोर्टिकॉइड कम होगा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, अफेक्टेड, और ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या कर रहा था, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम। अरे जो ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो पर्सन को क्या फील होगी, अचानक से वीकनेस फील होगी और थकान फील होगी। ये दोनों के दोनों सिम्टम्स एनसीईआरटी ने रखे, दैट इज अक्यूट वीकनेस एंड फैटिगनेस। थकान किस वजह से आई, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल गिरने की वजह से आई। यही थी अपने पास एडिशन डिजीज। चले तो यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के हार्मोन क्या हुए पूरे, हम एड्रेनल ग्लैंड की मेडुला के हार्मोन के बारे में बात करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड की मेडुला से जो हार्मोन निकले वो कौन से थे, एड्रेनलिन एंड नोरेड्रेनलिन। अब एक बड़ा प्यारा सवाल पूछेगा क्या एड्रेनलिन एंड नोरेड्रेनलिन हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, क्या ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन आपको, नहीं, इन दोनों के काम ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। चले इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, इन्हीं को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, अरे हाँ क्या, इन्हीं को बोलते हैं फाइट फ्लाइट हार्मोन। यस, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कैटेकोलामिन्स। काम क्या करते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों हार्मोन सबसे पहले फोकस करते हैं, दोनों के दोनों हार्मोन हार्ट बीट रेट को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, ब्रीथिंग रेट को बढ़ाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ, दैट इज वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उसी की वजह से तो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये अपने पास स्वेटिंग को बढ़ाते हैं, प्यूपिल का साइज बड़ा करने का काम करते हैं, प्यूपिल का साइज बढ़ाने का काम करते हैं। पाइलोरेक्शन, दैट इज रोंगटे खड़े होना, वो कौन करवाता है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन करवाते हैं। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं, मतलब इनको तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं, ये लीवर में जो ग्लाइकोजन था उस ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं और ग्लाइकोजन को तोड़ के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो ये कह रहा है इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अरे जब ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ के जब ग्लूकोज बनाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। चलिए अपना उसके अलावा ये काम करता है क्या, ये प्रोटीन एंड लिपिड को भी तोड़ता है, प्रोटीन को भी तोड़ता है एंड लिपिड का भी करता है ब्रेकडाउन। अभी हमने बोला था प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटियोलाइसिस, अगर लिपिड टूटेगा तो लिपोलाइसिस। चलिए ये सारे के सारे काम किसके, एड्रेनलिन एंड नोरेड्रेनलिन के हैं जो आपकी एनसीईआरटी माता ने दिए। ठीक है जी, अपना आगे चले, देखो तो दोस्तों बिल्कुल कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाए ना, मुंह में झाग नहीं आना चाहिए। देखिए बड़ा प्यारा चैप्टर है। यस, अगली ग्लैंड थी मेरे पास पैंक्रियाज। बेटा आपको पता है पैंक्रियाज एक मिक्स्ड और हिटोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इसके दो पार्ट है, एक एंडोक्राइन पार्ट है दूसरा एक्सोक्राइन पार्ट। अब पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो तो होता है छोटा एंड एक्सोक्राइन पार्ट होता है बड़ा। सवाल था सर अब बताओ पैंक्रियाज में कौन सा तो एक्सोक्राइन पार्ट है कौन सा एंडोक्राइन पार्ट। बड़े ध्यान से देखना, हमने आपके सामने पैंक्रियाज का एक छोटा सा सेक्शन लिया और उसको स्टडी किया तो क्या देखा, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर वाला बना हुआ है ये एक्जेक्टली में एसिनाई ऑफ पैंक्रियाज। ये मेरे पास क्या है, एसिनाई ऑफ पैंक्रियाज। ये एसिनाई ऑफ पैंक्रियाज पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है जो कि पैंक्रियाज का लगभग 98 टू 99% पार्ट है। कितना पार्ट है, पैंक्रियाज का 98 टू 99% पार्ट है। कौन सा, एसिनाई। और ये एसिनाई तो क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। और ये पैंक्रियाटिक जूस ही तो था जो ड्यूडेनम में जाके क्या करता है, फूड मेटल का डाइजेशन। वो किसने किया, एसिनाई ने। नेक्स्ट, इन एसिनाई के बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये मेरे पास जो था इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है जो कि पूरे पैंक्रियाज का अबाउट 1 to 2% पार्ट है। अगर कहेंगे कि सर पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कितने हैं, अगर यहाँ पे नंबर पूछेंगे तो यहाँ पे इनके नंबर जो थे वो थे 1 to 2 मिलियन सेल्स इसमें प्रेजेंट है। चले अब यहाँ पे 1 to 2 मिलियन सेल्स से मिलकर बनाया कौन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इसमें सबसे ज्यादा जो सेल्स है, मैक्सिमम जो सेल्स है वो कौन सी है, बीटा सेल्स, जो लगभग 65% सेल्स है। चले तो एनसीईआरटी माता ने यहाँ पे दो टाइप की सेल के बारे में बात करी है, एक अल्फा सेल और दूसरी बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करती है एंड बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। और सबसे ज्यादा कौन सी होती है, बीटा। सवाल था सर अब बताइए ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में। बेटा ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा सेल सीक्रेट करती है और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये हार्मोन कहां जाके काम करता है, इसकी टारगेट साइट है लीवर की सेल, और लीवर की सेल को क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट। लीवर की सेल को क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट सेल, हिपेटोसाइट सेल। ये ग्लूकागोन क्या काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। सवाल था सर ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ाएगा। बेटा ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के पास तीन तरीके। पहला लीवर में जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लाइकोजन से क्या बनाएगा, ग्लूकोज। लीवर में जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लाइकोजन से क्या बनाएगा, ग्लूकोज। अरे ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकोज बने तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये ग्लूकोज कहां जाएगा, ब्लड में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज। पहला तरीका। दूसरा क्या काम करेगा, ये कोर्टिसोल की तरह क्या काम करेगा, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनवाएगा और उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनेगा तो वो कहां ब्लड में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इंक्रीज। दूसरा लेवल। तीसरा तरीका क्या था, ये कोशिश करेगा कि इन दोनों तरीके से तो बना के ग्लूकोज कहां डाल रहा है, ब्लड में, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ब्लड से बाहर ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाना चाहिए, तो सेल्स में ग्लूकोज के कंजप्शन को भी तो रोकना पड़ेगा। तो तीसरा काम क्या था, ये सेलुलर अपटेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को क्या करेगा, रोकेगा। तभी तो इन तीनों तरीके से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ज्यादा। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसे बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, और जो हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। चले दूसरा हार्मोन अपने पास था वो था इंसुलिन। दूसरा कौन सा था, इंसुलिन। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। ध्यान रखना इसकी टारगेट साइट दो है, एक तो लीवर की हिपेटोसाइट सेल्स एंड दूसरी एडिपोज सेल। इसके सामने क्या था, ये बिल्कुल ग्लूकागोन जो हार्मोन था उसके अपोजिट काम करता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसा हुए, ये दोनों के दोनों हुए एंटागोनिस्टिक। ये दोनों के दोनों हुए बेटा अपने पास एंटागोनिस्टिक हार्मोन। कौन कौन से, ग्लूकागोन एंड दूसरा मेरे पास कौन सा, इंसुलिन। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, दूसरा घटवाता है। सवाल था क्या तरीका था, बेटा इंसुलिन हार्मोन क्या काम करेगा, ब्लड में जो ग्लूकोज है उस ब्लड की ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा और ग्लाइकोजन में बदल के किसमें स्टोर करवाएगा, लीवर एंड मसल्स में। तो सबसे पहला ग्लूकोज को किसमें बदलेगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा, और ग्लाइकोजन में बदल के कहां स्टोर करवाएगा, लीवर में एंड मसल्स में। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो सबसे पहले इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। चले पहला काम कर दिया।
दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम क्या करेगा? ये पहला काम था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला। अब ये क्या कर रहा था? ये लीवर में जो ग्लाइकोजन था उसको तोड़ के ग्लूकोज बना रहा था। वो बना रहा था नहीं बना रहा था, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा था। तो ये दूसरा काम क्या करेगा? इस ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकने का काम करेगा। तो दूसरा काम क्या किया इसने? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोक दिया, मतलब ग्लाइकोजन को टूटने से रोक दिया। चले तीसरा काम इसने क्या काम किया था? इसने सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाने दिया था, मतलब सेल ग्लूकोज का यूज नहीं कर पा रही थी। इसने सोचा कि भाई ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज है, इनको ज्यादा से ज्यादा सेल में डाल दो। अगर सेल के पास ज्यादा ग्लूकोज जाएगा, सेल उसको यूज कर लेगी, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट गया कि नहीं घट गया? लेकिन सेल में ग्लूकोज जाएगा कैसे? सेल की सेल मेम्ब्रेन तो सेलेक्टिवली परमेबल थी। तो इसने क्या काम किया? सेल की सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं GLUT4 प्रोटीन, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फॉर प्रोटीन। ये आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ी होगी। ये GLUT4 प्रोटीन जो होती है उसको एक्टिवेट करता है, और इस प्रोटीन के एक्टिवेट होते ही ब्लड में से बहुत तेजी से ग्लूकोज किसके अंदर जाता है? सेल के अंदर। और सेल ग्लूकोज को क्या करती है? यूज। तो बताओ ब्लड में तीनों की तीनों वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटा कि नहीं घटा? बिल्कुल घटा गुरुजी। तो कहने का मतलब इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। और जो हार्मोन हाइपोग्लाइसीमिया करता है उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। नेक्स्ट 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 देखिएगा, टेस्टिस। बेटा आपको पता है टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस भी एक मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। किसकी तरह? पेंक्रियाज की तरह। टेस्टिस में लेडी सेल सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का। चलिए भैया इस टेस्टोस्टेरोन की क्या काम है? बेटा टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाता है। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाता है, लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब का डेवलपमेंट कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन करवाता है, पहली बात। दूसरा, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करता है, कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। तीसरी बात ये एंड्रोजन जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने का भी काम करता है। अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस सही से नहीं हो पाएगा, स्पर्म का प्रोडक्शन प्रभावित होगा। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट, ये टेस्टोस्टेरोन ही था जो सेक्सुअल बिहेवियर को, दैट इज डिजायर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको बोलते हैं लिबिडो, उसको रेगुलेट करने का, इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। चले इंपॉर्टेंट बात थी, वो पूछेगा बताओ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पे क्या प्रभाव डालता है? ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शरीर में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, और सिंथेसिस करवा रहा है, दैट इज एनाबॉलिज्म करवा रहा है। तो मैं कह दूं कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पे टेस्टोस्टेरोन का एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, क्योंकि उनका सिंथेसिस करवाने के लिए जिम्मेदार है। अगला देखना, ओवरी। बेटा ओवरी भी एक मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड कितनी होगी? 3, पैंक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। ये भी अपने पास हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। अब ओवरी से रिलेटेड जो हार्मोन है वो दो है, एक एस्ट्रोजन है, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक्चुअली ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन है। चले सबसे पहले बात किया एस्ट्रोजन के बारे में। बेटा फीमेल का मेन हार्मोन ऑफ फीमेल जिसको बोलते हैं वो कौन सा है? एस्ट्रोजन। और फीमेल में एस्ट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स है वो है डेवलपिंग फॉलिकल। और जब प्राइमरी फॉलिकल ग्रेविड फॉलिकल में कन्वर्ट होती है तब फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो एस्ट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स कौन था? डेवलपिंग फॉलिकल, पहली बात। दूसरी बात, ये एस्ट्रोजन ही फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, दूसरी बात। तीसरी बात, फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज डिजायर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स को, लिबिडो को कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। चलिए भैया, कौन करता है? एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। फीमेल में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट दैट इज फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट हो, यूट्रस का डेवलपमेंट हो, वेजाइना का डेवलपमेंट हो, वो सब कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट क्या है? फीमेल का एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये भी कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन करता है। इसीलिए एस्ट्रोजन को बोलते हैं मेन हार्मोन ऑफ फीमेल। फीमेल का मेन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उनका इन सभी में कोई बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक्जेक्टली में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सबसे पहला सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो था वो अपने पास था कॉर्पस ल्यूटियम। कौन था? कॉर्पस ल्यूटियम। पी फॉर प्रोजेस्टेरोन और पी फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? प्रेगनेंसी को। और सीक्रेट कहां से होता है? मेनली कॉर्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये जो मेमरी ग्लैंड्स थी, इन मेमरी ग्लैंड्स के एल्वियोलाई पे जाके वर्क करता है, और उन एल्वियोलाई का क्या करवाता है? डेवलपमेंट। अरे जब एल्वियोलाई वेल डेवलप हो जाएगा तभी तो उनमें मिल्क का सिंथेसिस होगा और सीक्रेशन होगा। बोला हां कि ना? तो मैं कह दूं डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई के लिए भी कौन रिस्पांसिबल है? मेमरी ग्लैंड के एल्वियोलाई डेवलपमेंट के लिए वो भी प्रोजेस्टेरोन रिस्पांसिबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं अपन हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बच्चे आपको याद होगा ये सारी की सारी मेरे पास नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये कैसी है? नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। मतलब दोस्तों इन्हीं ने हार्मोन का सिक्रेशन किया, इसी वजह से हमने हार्मोन की पुरानी डेफिनेशन को तो रिजेक्ट किया और नई डेफिनेशन हमें देने की जरूरत पड़ी। उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी। कौन कौन सी? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हार्ट। बेटा हार्ट के एट्रियम से हार्मोन निकलता है एएनएफ, और आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया गया होगा कि एएनएफ जो था ये एक वैसोडाइलेटर है जो ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके बीपी को कम करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को घटाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, दूसरा हार्मोन अपने पास बचे है एरिथ्रोपोइटिन। बेटा ये इस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के बारे में भी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया होगा कि ये हार्मोन किडनी से निकल के आता है और किडनी की जेजी सेल्स इस हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, और आरबीसी प्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट, अगला हार्मोन मेरे पास है बेटा, उसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया होगा कि स्टमक के अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स होती है वो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ ग्लैंड गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दैट इज स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि तू ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर, और उस गैस्ट्रिक जूस में मेनली क्या है? HCl एंड पेप्सिनोजन। तो HCl एंड पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करवाता है कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन। अगला हार्मोन भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, दैट इज सिक्रेटिन। बच्चे सिक्रेटिन हार्मोन का सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडोक्राइन सेल करती है। ये सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये पैंक्रियाज से नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करवाता है। क्या करवाता है? नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। इसमें एंजाइम नहीं हो तो क्या होगा? उसमें होगा वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, और ये वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन क्या काम करते हैं? स्टमक से जो एसिडिक काइम गया था उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कालाइन मीडियम क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, अगला जो हार्मोन अपने पास है उसको अपन बोलते हैं सीसीके, जिसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। बेटा मैं आपको बता दूं इस कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडोक्राइन सेल्स करती है। ये हार्मोन दो जगह पे काम करता है, ये पैंक्रियाज पे भी काम करता है और ये गॉल ब्लैडर पे भी काम करता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइमेटिक पार्ट का सिक्रेशन करवाता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रेशन करवाता है, एंड गॉल ब्लैडर जो था उस गॉल ब्लैडर में भरा था बाइल जूस, और वो बाइल जूस कैसा था? कंसंट्रेटेड। तो गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करके कंसंट्रेटेड बाइल जूस को रिलीज करवाने का काम कौन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन करता है। चलिए भैया आगे। नेक्स्ट, अगला हार्मोन अपने पास है उसको बोलते हैं GIP दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडोक्राइन सेल्स सिक्रेट करती है, और ये हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। और दूसरी स्टमक जो था उसमें मोटिलिटी जो थी उसको भी सप्रेस करता है, उसको भी सप्रेस करता है। दो काम, स्टमक की मोटिलिटी को भी सप्रेस किया प्लस स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रेशन और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को भी क्या किया? सप्रेस किसने? GIP ने। नेक्स्ट अपने पास था ग्रोथ फैक्टर्स। बेटा ये ग्रोथ फैक्टर जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल अपने पास आ सकता है सोमेटोमेडिन। उस सोमेटोमेडिन का सिक्रेशन लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। ये सोमेटोमेडिन क्या काम करते हैं? ये ग्रोथ हार्मोन के सेम ही काम करते हैं, मतलब ये बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल है। मतलब कहीं से हो गए तो उसे रिपेयर करना, रिजर्वेशन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और ये सारे के सारे वो हार्मोन्स थे जिनका सिक्रेशन नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि हार्मोन का सिक्रेशन केवल एंडोक्राइन ग्लैंड करती है? आपको नहीं,
नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड भी हार्मोन का सिक्रीशन कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चले, इसी वजह से तो हमने हार्मोन की एक नई डेफिनेशन दी थी। ठीक है जी। तो दोस्तों यहां पे जाके आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले कर चुके थे।